Hello everyone, this is Rohit Kumar just welcoming all of you to my YouTube channel that is the World of Biology। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में दैट इज वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, जो कि रोहित सर के द्वारा स्टार्ट किया गया है क्लास 10th। मेनली आज हम जो फोकस करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में, हम लोग आज के इस सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ हम लोग बात करेंगे आज फिलहाल क्लास 10th के बारे में। तो इस 10th क्लास के जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं, तो आज का जो टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स में आज का सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन। इस सिलेबस डिस्कशन में हम लोग टू द पॉइंट जो एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उस सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग इसमें ये भी कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें एग्जाम में आ रही हैं उनके साथ साथ हम लोग और भी टू द पॉइंट जाने के बाद कुछ जहाँ एक्स्ट्रा की आवश्यकता है वहाँ पे हम लोग फर्दर क्लासेस में एक्स्ट्रा डील करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो चैप्टर से स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग टू द पॉइंट चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे, देखेंगे किस पॉइंट पे क्या पढ़ना है। और देन नेक्स्ट टू द फिर हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर प्रत्येक चैप्टर्स के अलग अलग तरीकों से हम लोग अलग अलग वीडियोज में अपलोड करेंगे, जो कि आपको लिंक मिल जाएंगे। और इन लिंक से आप हमारे यूट्यूब चैनल जो कि हमारा वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी है, इनमें आकर के आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो अभी जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे, सिलेबस जो डिस्कस करेंगे, उन सिलेबस में अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले जो चीज़ें हैं वो है, पहला चीज़ है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, पहला चैप्टर जो है हमारा वो है लाइफ प्रोसेस। दूसरा चैप्टर हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सेकेंड चैप्टर हमारा कौन सा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। थर्ड चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फोर्थ चैप्टर इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की जहाँ तक बात हम लोग अगर करें तो इस इवोल्यूशन वाले पार्ट को क्या किया गया है, हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने इस सिलेबस को इस पार्ट को हमारे सिलेबस से डिडक्ट कर दिया है, हटा दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कशन करें तो वो है हमारा इन्वायरमेंट, दैट इज आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 ये 5 चैप्टर्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इन पांचों चैप्टर्स में क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आप टू द पॉइंट एग्जाम्स के लिए पढ़े और उसके बाद आप वहां से डिस्कस करके और अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं इसके लिए। तो अगर हम लोग लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेस में इस पार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो लाइफ प्रोसेस में देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट चीज क्या है जो सबसे पहले यहाँ पे इंक्लूडेड किया गया है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है, तो एज यूजुअल जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, वन इज द लाइफ एंड सेकेंड वन इज द प्रोसेस। ठीक है, लाइफ से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज के बारे में, लाइफ स्पैन के बारे में। तो लाइफ स्पैन भी दो वर्ड से मिलकर से बना हुआ है, लाइफ एंड स्पैन। ठीक है, तो इसमें लाइफ की पहले हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ को डिफाइन करने का अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग रेफरेंसेस हैं, अलग अलग क्राइटेरिया हैं। इन क्राइटेरिया पर, इन रेफरेंसेस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि लाइफ क्या है। तो सिंपल मीनिंग्स में बोलेंगे कि इफ एनीवन हैव द पावर ऑफ इफ एनीवन हैव पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर मैं आपको कहता हूँ, सपोज कीजिए अगर मैं आपको कहता हूँ कि जाइए आप, राम को मैंने बोला कि राम आप जाइए एक गिलास पानी लेके आइए। राम गया किचन में और वहां से एक गिलास पानी लाया। दैट इज मैंने उन्हें ऑर्डर दिया कि आप पानी लेके आइए, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है टू द स्टिमुलस, एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, जो कि फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस है तो उस डिस्टर्बेंस के लिए अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो लाइफ का मतलब ही है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्स। लाइफ का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स। एंड स्पेन मीन्स क्या हुआ, काल। स्पेन मीन्स होता है काल, यानी कि लाइफ स्पैन को सिंपल मीनिंग में अगर हम लोग बोले, हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है जीवन काल। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो कहता है द लाइफ स्पैन इज पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है, सो लाइफ स्पैन इज ए पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि जहां जब से जीवन की नी का स्टार्ट हुआ, बर्थ, जब से उनका जन्म हुआ तब से लेकर के उनके मरने तक का। सपोज महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का जन्म जब हुआ तब से लेकर के महात्मा गांधी जब मरे तब तक का, तो वो पूरे समय को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो महात्मा गांधी का जीवन काल था।
ठीक है, तो हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे, लाइफ स्पैन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है प्रोसेस, यानी इन लाइफ स्पैन को चलाने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस की आवश्यकता है। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस की आवश्यकता है। इन प्रोसेसेस की अगर हम लोग बात करें तो इन प्रोसेसेस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम की। रिस्पायरेटरी सिस्टम से पहले हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं होगा बॉडी में, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी काम नहीं करेगा। सो हम लोग सबसे पहले इसमें बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स को हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो दीज आर द प्रोसेसेस, जिस प्रोसेस से हमारा पूरा बॉडी ऑपरेट होता है। अगर इनको ऑपरेट करने वाले कोई फैक्टर है तो वो है एनर्जी, जो कि मैंने यहाँ देखिए डिस्कस भी किया है। एनर्जी दैट इज इन द रिस्पायरेशन पार्ट। तो एनर्जी सिंपली कुछ नहीं है, बस एनर्जी की बात करें तो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर एनर्जी का मतलब होता है सेलुलर एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी होता है सेलुलर एनर्जी। तो सेलुलर एनर्जी कहने का मतलब क्या हुआ? एटीपी। सेलुलर एनर्जी का मतलब एटीपी। जैसे कि कपड़े को हम लोग क्या चीज में नाप सकते हैं? मीटर में, है ना, डिस्टेंस को किलोमीटर में, दूध को लीटर में। उसी प्रकार से हम अपने बॉडी को एनर्जी को मेजर करने का जो बेसिक यूनिट है दैट इज एटीपी, which stands for adenosine ट्राइफॉस्फेट, जिसमें कि हम लोग बात कर सकते हैं कि जो एडिनोसिन है वो 3 फॉस्फेट के साथ अटैच है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोसेसेस को, यानी कि जहां थे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम को चलाने वाला जो फैक्टर है वो हमारा एनर्जी है। ठीक है, तो इफ अगर मान लीजिए कि हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिला तो क्या वो प्रोसेसेस ऑपरेट होंगे? तो कुछ समय के लिए वो ऑपरेट होंगे, कुछ समय के लिए। जैसे सपोज कीजिए कोई फास्ट कर रहा है, फास्टिंग में कोई सहे हुए, घर में सब लोग सहते हैं, तो मान लीजिए कि कोई सहे हुए हैं तो उनका बॉडी कैसे ऑपरेट करता है? 1 दिन सहे, 2 दिन सहे, 4 दिन सहे, 10 दिन सहे। कहोगे कि सर नवरात्रि में कैसे वो लोग सहते हैं? तो नवरात्रि की बात करते हैं तो नवरात्रि में वो कंटिन्यू क्या होता है कि फूड किसी ना किसी रूप से उनको ग्लाइकोजन मिलता रहता है, जो कि ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फूड इन एनिमल बॉडी। एनिमल में क्या होता है? ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो भी प्रोसेसेस हैं उनमें एनर्जी की आवश्यकता है, तो उस एनर्जी को वो गेन किसी ना किसी रूप से करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि नहीं उन्हें फ्रूट नहीं मिला, कोई फूड नहीं मिला, तब वो कैसे सरवाइव करेंगे? तब क्या होता है कि कुछ समय तक आपके बॉडी में, लिवर्स में जो स्टोर्ड फूड है उनका वो एजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन होगा उनका, और धीरे धीरे करके फिर वो जब खत्म होने लगेगा तो फाइनली द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन विल बी पॉसिबल। तो वहां पे प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा तो हमें एक सिंपल सी बात आज एकदम हमारे दिमाग में, अपने दिमाग में क्या है ना कि रख लेनी है, दैट इज कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इफ एनी टाइप ऑफ वर्क डन बाई आवर बॉडी, हमारा बॉडी कुछ भी कर रहा है तो उसके लिए किसी ना किसी रूप से कोई मैसेंजर आरएनए होगा जो आपका फॉर्म किया गया है। वो मैसेंजर आरएनए है जो पूरे प्रोटीन को ही रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज किया है और उससे पूरा का पूरा कोडिंग हुआ, जिससे इंस्ट्रक्शन मिला और फाइनली हम वो वर्क को एग्जीक्यूट किए। तो पूरा का पूरा फंक्शनल ही हमारा प्रोटीन पर है। ठीक है, तो वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस में हम लोग जाने कि जितने भी प्रोसेसेस हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम्स को वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। और अगर ये सारे सिस्टम्स प्रॉपर तरीके से अगर वर्क करते हैं तो हम लोग का लाइफ प्रोसेस ऑपरेट्स होता है। ठीक है, उसके बाद इन लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इन न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन सिंपली क्या होता है? द फूड दैट वी ईट। सपोज कि आपने एक मैंगो ड्रिंक लिया, सपोज आपने कुछ भी खाया या कुछ भी पिया, तो आपका वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इट मस्ट बी कंटेन सम कैलोरीज, कुछ ना कुछ एनर्जी वो कंटेन जरूर करता होगा, उसी से उस न्यूट्रिशन का ऑपरेशन होगा। ठीक है, कि वो न्यूट्रिशन कंप्लीटली उसी तरीके से ऑपरेट हुआ। तो इन न्यूट्रिशन में हिंदी इसका होता है पोषण, कि पोषण कहता है ना कि आप कैसे भरण पोषण चल रहा है आपका, व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग, आप अपने जीवन के लिए क्या करते हैं, जीने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे उसी पोषण का मतलब होता है
कि आपने क्या खाया या अपने लाइफ को इस प्रोसेस को ऑपरेट करवाने के लिए क्या खाया, ठीक। क्योंकि जो हम खाएंगे उसी से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी। और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा, एटीपी के फॉर्म में मिलेगा, जो स्टैंड्स करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हम लोग एटीपी पे यहाँ पहुंचेंगे तो एक बार फिर से एटीपी को फर्दर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो न्यूट्रिशन के टाइप्स पे अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रिशन मेनली दो तरीके का यहाँ पर दिखाया गया है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं स्वयं पोषीय पोषण, इसे बोलते हैं द्विपोषीय पोषण, या जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर, पोषण दैट इज न्यूट्रिशन, तो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, तो देन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मैंने पहले भी बोला ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ, ऑटो एंड ट्रॉपिक, ओके। तो ऑटो की बात करते हैं तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स होता है टू सिंथेसिस। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स होता है टू सिंथेसिस, तो यानी जो खुद से सिंथेसिस करे। आजकल के बाइक्स वगैरह में आप देखते हैं कि ऑटो स्टार्ट करता है, सेल्फ स्टार्ट है, ऑटो स्टार्ट है, तो ऑटो इट मीन सेल्फ, यानी कि जो अपना भोजन खुद बना ले। और वो कैसे बनाएगा, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या था, फोटोसिंथेसिस एक सिंपल प्रोसेस है, एक सिंपल प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, नॉट ह्यूमन बींग्स, नॉट अदर ऑर्गेनिज्म विच डोंट हैव क्लोरोफिल और द रिक्वायरमेंट। देखिए खाना बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप अपने घर में खाना बना रहे हैं तो खाना बना रहे हैं तो भाई मुझे आलू चाहिए, प्याज चाहिए, तेल चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी, जो भी चीज़ें हैं, कुछ मसाले चाहिए, उसके बिना खाना बनना पॉसिबल नहीं है। और सबसे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी की। अगर आपके घर में गैस नहीं हो तो आप कोई नहीं सर हम मूव कर जाएंगे लकड़ी की ओर, अगर आपके घर में लकड़ी नहीं है तो फिर क्या कीजिएगा, तब खाना कैसे बनेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे न्यूट्रिशन के लिए भी हमें एनर्जी की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि एनर्जी होगा तो हम लोग खाना बना पाएंगे। और हम लोग नहीं, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी वायरसेस हैं, सॉरी जो भी बैक्टीरिया हैं, कुछ ग्रीन बैक्टीरिया हैं, कुछ सल्फर बैक्टीरिया हैं, तो इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी फर्दर बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए ऑटोट्रॉपिक भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है फैकल्टेटिव ऑटोट्रॉपिक, एक होता है ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉपिक। फैकल्टेटिव क्या है, ऑब्लिगेट क्या है, ऑल दीज आर नॉट इन योर एनसीईआरटी सिलेबस, ये सब आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, बट अब फर्दर जब हम लोग क्लासेस बढ़ाएंगे अपने वीडियो लेक्चर्स में तो फिर देन हम लोग उस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इट मीन्स कि जो अपना भोजन खुद बनाता हो, अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं हो, किसी भी कंडीशन पे नहीं डिपेंड हो। हाँ, अगर हम लोग फैकल्टेटिव की बात करेंगे तो फैकल्टेटिव में जैसा कि बताना ही होगा मुझे, मैं बता दे रहा हूँ, फैकल्टेटिव न्यूट्रिशन कहने का मतलब होता है कि वह न्यूट्रिशन, फैकल्टेटिव न्यूट्रिशन या फैकल्टेटिव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपना भोजन तो खुद बनाता है, जब उसे प्रॉपर अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगा तब वो अपना भोजन खुद बनाएगा। माइंड इट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब उसे अपना प्रॉपर कंडीशन, यहाँ माइंड क्या करना है, प्रॉपर कंडीशन, तो प्रॉपर कंडीशन जब तक उसे मिलता रहेगा तब तक बनाता रहेगा। लेकिन जैसा ही वो क्या करता है, उसे प्रॉपर कंडीशन मिलना बंद हुआ, वो मूव कर जाएगा ऑटोट्रॉपिक से हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की ओर, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की ओर मूव कर जाएगा और दूसरे पे डिपेंड हो जाएगा अपने भोजन के लिए। बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्लिगेट क्या होता है, जिएंगे मरेंगे साथ में, चाहे जे हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉपिक में कुछ भी हो जाए, सूरज की लाइट मिले या ना मिले, क्लोरोफिल अवेलेबल हो या ना हो, वाटर की अवेलेबिलिटी हो या ना हो, उसके बावजूद हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही करेंगे, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभी देखेंगे यहीं पर कि इस ऑटोट्रॉपिक को कंप्लीट करवाने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को चार कंडीशन की आवश्यकता है, ठीक है। चार कंडीशन क्या है, चार कंडीशन में है, पहला रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट, दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, तीसरा रिक्वायरमेंट ऑफ CO2, चौथा रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये चार चीजें अगर मिलती हैं तो क्या हो पाएगा कि आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फुलफिल हो जाएगा। और फाइनली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से प्लांट क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है, जो ग्लूकोज का फार्मूला क्या, C6H12O6, ठीक है। अब देखिए इसी में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, न्यूट्रिशन का ही जो नेक्स्ट पार्ट है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कुछ नहीं है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि दूसरा ऑर्गेनिज्म हमें भोजन देगा तो हम भोजन कर पाएंगे। तुम कहोगे कि सर ह्यूमन बींग्स तो अपना भोजन खुद बनाता है, तो ह्यूमन बींग्स तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुआ। तो नहीं, ह्यूमन बींग्स अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, बस वो अपना खाने के मोड को बदलते हैं, ठीक है। कि हम कच्चा नहीं खाएंगे, हम इसे पका के खाएंगे, पका के खाने के बाद अच्छा टेस्ट आता है। कहोगे सर ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए, अगर मैं आदि मानव की बात करता हूँ, जो एंशिएंट मैन्स उनकी बात करता हूँ, तो वो लोग कच्चा खाते थे। फिर किसी कारण से उन्हें मान लीजिए कि आग में पका हुआ खाना मिल गया, उन्हें रोस्ट किया हुआ, रोस्ट करते थे वो, तो रोस्ट किया हुआ खाना उन्हें मिल गया, तो वो उन्हें ज़्यादा टेस्ट लगने लगा। तब से हम लोग क्या करने लगे कि धीरे धीरे अपने खाने के मोड को अलग अलग मसालों में डाल के अलग अलग तरीकों से हम लोग खाते हैं उसे, ठीक है। बट द सोर्स ऑफ द फूड इज ऑलवेज हेटरोट्रॉपिक। यहाँ पे क्या सोर्स ऑफ फूड हमेशा हेटरोट्रॉपिक है। कैसे कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स एनिमल से मिल रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स प्लांट से मिल रहे हैं, बीट है, ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स हैं, ठीक है, ऑयल्स हैं, ये सब हमें मेनली ऑयल्स, जो मस्टर्ड ऑयल्स हैं और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स आर जस्ट गेट बाय द प्लांट्स। ये सब हमें प्लांट्स के द्वारा मिलता है। मिल्क हो गए, एग हो गए, चिकन्स हो गए, रेड मीट हो गए, ये सारा कुछ हमें किसी न किसी एनिमल से ही मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप समझ गए होंगे कि कैसे ह्यूमन बींग्स जो है दूसरे पे डिपेंड है। अगर उन्हें वो चीज प्लांट और एनिमल अपना भोजन देना बंद कर दे, अपना प्रोडक्ट देना बंद कर दे, तो ह्यूमन बींग्स के भी भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है। सो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन जो अपने भोजन के लिए, जो ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे आश्रित है, निर्भर है, उसी से उनका क्या होगा कि उनका जीविकोपार्जन होगा, उसी से वो अपना लाइफ को अवेलेबल करवा पाएंगे, इस अर्थ पर सर्वाइव करवा पाएंगे इस अर्थ पर। तो देन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं, फोटोसिंथेसिस एक फिजिकल फेनोमेना होता है, एक बायोलॉजिकल फेनोमेना है, जिस फेनोमेना में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज द पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसी के थ्रू क्या हो रहा है कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी के थ्रू से वाटर का जो बॉन्ड है H2O, वो दो पार्ट में ब्रेक होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और फाइनली उसी के थ्रू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवा करके फाइनली आपको सनलाइट और कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। और उसी ग्लूकोज को अलग अलग फॉर्म्स हैं, ऑल दीज आर द मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, अलग अलग फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एक फिजिकल फेनोमेना, एक बायोलॉजिकल फेनोमेना, एक केमिकल फेनोमेना, जिसमें प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ओके, CO2, वाटर, ये सब के प्रेजेंस में। अब देखिए, इसके बाद हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स की बात करते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। सैप्रोफिटिक है, सिम्बायोटिक है, होलोजोइक है। तो सब कुछ आपको मैं डिस्कस करूंगा जब मैं चैप्टर की डिस्कशन करूंगा। तो चैप्टर के डिस्कशन में मैं सब कुछ 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करूंगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट, ये तीनों चीज आपको अपने वीडियो में करते रहना है। और आपको जिस फ्रेंड की जरूरत हो उस फ्रेंड को इस वीडियो का लिंक शेयर करें, और लिंक शेयर करके उसे सजेस्ट करें कि वो एक बार जरूर वीडियो देखे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, साथ में कमेंट करना ना भूलें। हम वापस से आते हैं अपने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मैंने 3 टाइप्स बताया। तो 3 टाइप्स में क्या क्या थे? सैप्रोफिटिक थे, होलोजोइक थे, सिम्बायोटिक थे। तो सैप्रोफिटिक ठीक है, सड़े गले चीजों पर जो अपना भोजन करवाता है, बट यहाँ पे मेन मैटर क्या है, सारा का सारा गेम है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का जो फूड है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैसे लेता है, तो उसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड। सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये सारा चीज क्या कॉम्प्लेक्स फूड है। इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, बट वो न्यूट्रिएंट्स आर नॉट विजिबल, वो न्यूट्रिएंट्स हमें विजिबल नहीं। वो न्यूट्रिएंट्स आर इन द डिफरेंट फॉर्म्स, कोई ग्लाइकोजन के फॉर्म में है, कहीं स्टार्च के फॉर्म में, कहीं डिफरेंट फॉर्म्स में वो प्रेजेंट है। उन फॉर्म्स को हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरीकों से हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट करता है ना। तो वे होलोजोइक न्यूट्रिशन जनरली 5 स्टेप्स में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट स्टेप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज द इंजेक्शन। हम लोग कुछ भी खाएं,
कुछ भी पिए, ठीक है, तो हमारा इंजेशन हो गया, इंजेशन है, देन डाइजेशन आता है। तो डाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि उसे ब्रेक करते हैं। हमारे स्टमक में फूड ब्रेक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, साथ ही साथ वहाँ एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस होता है। जैसा कि हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में WMD, वर्ल्ड मैट डे, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व पागल दिवस, वर्ल्ड मैट डे। तो W फॉर वाटर, M फॉर मिनरल, D फॉर ड्रग्स। देखिए मैं सारा कुछ बताऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, बस स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल, ठीक है। सो इसी में होलोजोइक न्यूट्रिशन में सेकेंड पार्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है समझ में आ गया। थर्ड पार्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इसमें क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड्स में जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होना। एब्जॉर्प्शन होना मतलब जितने भी बॉडी में सेल्स हैं, हर सेल्स के फंक्शंस अलग अलग हैं, हर सेल्स अलग अलग काम कर रहा है, तो उन काम के लिए उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होगी। उस एनर्जी के लिए क्या किया जा रहा है कि सेल्स तक, हर सेल्स तक उस एनर्जी को पहुंचा दिया जा रहा है कि भाई लो, ये आपके हिस्से का है, ये आपके हिस्से का, ये आपके हिस्से का है, आप ऑटोमेटिकली ऑल दिस थिंग्स को रख लो अपने पास और इससे अपना कुछ देर का काम चलाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है एसिमिलेशन। देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है ना मेनली कि जो भी फूड हम लोग खाए, ठीक है, उस फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलना था वो सारे न्यूट्रिएंट्स वहां पे जाके एब्जॉर्ब हुए बॉडी के डिफरेंट सेल्स में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टू द पार्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट टू द पार्ट हमारा आता है नेक्स्ट एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, सेल्स को तो न्यूट्रिएंट्स मिल गया है, भाई लो हमने तुम्हें 10 ATP दे दिया, तुम्हें 15 ATP दे दिया, तुम्हें 20 ATP दे दिया, आप इस सारे ATP को रख लो और रख करके अपना काम चलाओ, ठीक है। सो सेल्स क्या करेगा फर्दर, जैसे जैसे सेल्स काम करेंगे उस काम के लिए सेल्स को ऑटोमेटिकली, उस काम के लिए सेल को क्या करना होगा, ऑटोमेटिकली उस चीजों को गेन करना होगा, यूज करेगा। तो वही न्यूट्रिएंट्स का यूज होना, जो एब्जॉर्ब एनर्जी है, एब्जॉर्प्शन से प्रोसेस से जो हमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, उस एनर्जी का एसिमुलेशन करवाना, यूजेस करवाना फॉर डिफरेंट वर्क। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, मैं क्या हो रहा है कि इसमें एनर्जी बन नहीं रहा है हमारे बॉडी के अंदर, बस कन्वर्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने हम अभी नेक्स्ट टू द पॉइंट, मैं जब यहाँ पहुंचूंगा तो मैं डिस्कस करूंगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एसिमुलेशन हो गया। एसिमुलेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट टू द पॉइंट पे आते हैं। तो फिफ्थ पार्ट इज द एक्सक्रीशन और इजेशन। देखिए यहाँ पर एक बात आप जान लीजिए कि इस धरती पर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रिमिटिव प्रोटोजोआ हो या हमारे जैसा ह्यूमन बींग्स हो या आपके जैसा ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी हो, तो वो सब सारे ह्यूमन बींग्स इस धरती पर, ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो वो तीन ही चीज इस धरती पे अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं। दैट इज द अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तीन चीज, दैट इज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसी तीन चीज को वो एज अ नाइट्रोजिनस बेस्ट बोलते हैं। एक्सक्रीशन में क्या करता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड, अनयूजफुल, मेटाबॉलिकली नाइट्रोजिनस बेस्ड, ठीक है। मेटाबॉलिकली नाइट्रोजिनस बेस्ड मतलब क्या कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हुआ, एनाबॉलिज्म हुआ, कैटाबॉलिज्म हुआ, कुछ रिएक्शंस बने, कुछ हमारे बॉडी में बना, कुछ टूटा, टूटने के बाद भी बहुत कुछ हमारे बॉडी में क्या हो रहा है कि बच जा रहा है। बचने के बाद फिर ऑटोमेटिकली बचने के बाद क्या हो रहा है ऑटोमेटिकली कि उन चीजों को रिलीज किया जा रहा है। तो रिलीज किया जा रहा है तो वो अनडाइजेस्टेड है। अनडाइजेस्टेड कैसे रिलीज हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, वो सब हम लोग जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अब इसके बाद एक्सक्रीशन खत्म हो, इसके बाद इसी चीज को हम लोग फर्दर अच्छे तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग मेनली आपके सिलेबस में ह्यूमन बींग्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और एक और चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया कि हाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म गेट्स देयर फूड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना भोजन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं बोलता हूँ कि मेरा बेटा परसों ऑपरेशन थिएटर से सीख लिया ऐसा, ठीक है। तो कुछ कोड्स हैं, इन कोड्स के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि मैं जो कोड्स बता रहा हूँ उन्हीं कोड्स को आप फॉलो अप करें, आप अपने कोड्स भी बना सकते हैं जिससे आपको सारे ऑर्गन्स का जो सीक्वेंस है प्रॉपर तरीके से आपको याद होगा सीक्वेंस, और उन सीक्वेंस को फॉलो करके किस सीक्वेंस में क्या चीज़ का डाइजेशन हो रहा है, क्या चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है, कौन सा एंजाइम वहाँ पे रिलीज हो रहा है, कौन सा ग्लैंड वहाँ पे प्रेजेंट है। ग्लैंड के लिए मैं बोलता हूँ 7 लॉक पैटर्न, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास,
तो ये सारा कुछ हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। फिर रिस्पायरेशन में बात करेंगे, तो रिस्पायरेशन में हम लोग एनर्जी की बात करेंगे कि एनर्जी 3 तरीकों से आता है। फिर हमारे बॉडी में पूरा होल मैकेनिज्म क्या है रिस्पायरेशन का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, प्लांट्स में कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है प्लांट में, तो उसके थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और फाइनली हम लोग एक्सक्रीशन की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारा नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन की बात करेंगे। नेफ्रॉन में हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में देखेंगे, कैसे वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कैसे कंसंट्रेशन हो रहा है, ये सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टू द पार्ट में अगर हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट टू द पार्ट में हमारा क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट टू द पार्ट में हमारा जो अगला पार्ट है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या बोलता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 1 2 3 पार्ट्स, आपके एनसीईआरटी सिलेबस को 3 पार्ट्स में टोटल डिफरेंशिएट करके रखा गया है। पहला क्या है, एनिमल नर्वस सिस्टम, ठीक है, हाँ बिल्कुल एनिमल नर्वस सिस्टम, प्लांट में तो कोई नर्वस सिस्टम होगा नहीं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एज प्रोनाउंसिएट विद द चैप्टर्स नेम, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, किसी तरीके से कैसे भी करके हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोल, और उस कंट्रोल के साथ साथ हमारे जो भी लाइफ प्रोसेस में सिस्टम्स थे उन सिस्टम्स का एक साथ काम करना। जैसे मैं अभी सोच भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, और हमने जो खाया उसका डाइजेशन भी हो रहा है, तो सारा कुछ एक प्रॉपर वे में हो रहा है, एक तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देख रहे हैं। तो यहाँ पे एनिमल नर्वस सिस्टम सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एनिमल का नर्वस सिस्टम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे, ब्रेन के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, सपोज अभी मैं लाइव नहीं हूँ, मान लो कि मैं लाइव आता हूँ, तो लाइव आता हूँ तो आप वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, तो कमेंट कीजिएगा, तो कमेंट जैसे ही आप कीजिए मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली आपके कमेंट की तरफ जाएगा कि किसी बच्चे ने क्या कमेंट किया, किसी गार्जियन ने क्या कमेंट किया, तो ऑटोमेटिकली मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। या मैं बैठा हूँ, पीछे से कोई आवे मुझे कोई पिंच कर ले या मेरे ऊपर कोई गर्म पानी फेंक दे, मैं उसके अकॉर्डिंगली उसे रिएक्ट करूंगा, तो तुरंत जो रिएक्शन मिल रहा है दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग फर्दर अपने चैप्टर जब डिस्कस करेंगे, पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड होगा हर टॉपिक का। हाँ, एक और मेजर बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि मैं जितना भी यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट सिलेबस है, ठीक है, सबका शॉर्ट वीडियोस टाइप का 20 मिनट 15 मिनट 15 टू 20 मिनट्स का एक एक वीडियो एक एक टॉपिक का प्रेजेंट होगा। मैं फर्दर अपकमिंग क्लासेस में, लास्ट क्लास में मैं वो आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ को पढ़े जिससे हमारा बोर्ड का काम हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना है, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर हो, आपका सभी बच्चों का, सिर्फ आपका नहीं, सभी बच्चों का यही टारगेट है। हमारे देश में जो इंडिया है, इस इंडिया में अभी इस बार 5.9 लाख स्टूडेंट्स लगभग इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होने वाले हैं, और लगभग अप्रोक्सीमेटली सब लोग पास कर ही जाएंगे, ठीक है। आई प्रे फ्रॉम माय गॉड दैट ऑल सभी पास कर जाए। तो देखिए उन सभी सब पास तो सब करेंगे, लेकिन बात है किन्हीं का 59% भी होगा तो किन्हीं का 99% भी होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे रहना चाहते हो, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे वापस से आते हैं, तो व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन, फिर ह्यूमन ब्रेन के बारे में जाएंगे, फिर हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, हाँ बिल्कुल मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन्स। इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल वही पढ़ने वाले हैं, न्यूरॉन्स का मैकेनिज्म, कि न्यूरॉन्स कैसे सिग्नल्स को कंडक्ट करता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि दो तरीकों से सिग्नल का कंडक्शन होता है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है कंडक्शन करने का, तो पहला पार्ट है कंडक्शन करने का केमिकली, और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिकली। केमिकली थोड़ा लेट से होता है और इलेक्ट्रिकली बहुत फास्ट होता है। हमारे बॉडी में दोनों सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। देखिए क्यों यहाँ पे एनिमल नर्वस सिस्टम लिखा है बट यहाँ पे एनिमल प्लांट नर्वस सिस्टम क्यों नहीं लिखा। प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, प्लांट के पास क्या होता है, जैसे टच मी प्लांट में बात करता हूँ, छुई मी जिसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, छुई मी, उसे आप जैसे ही टच करोगे ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, डेथ हो जाएगा। फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ घंटों के बाद वो फिर से रिहेबिलिट करेगा, फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन को गेन करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस स्थिति की बात करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, सेंसिंग होता है। सेंसिंग क्या हो कि हमने उसे टच किया, हमने उसे
टच किया तो टच करने के साथ वो क्या होगा, मुरझा जाएगा, मुरझाने के बाद फिर से वो रिगेन कर जाएगा। तो यहाँ पे उसके बॉडी में उसके जिस पार्ट को हमने टच किया उसके आसपास हार्मोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो हार्मोन्स क्या करते हैं, केमिकली एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा प्लांट का सिस्टम काम करता है और प्लांट को पता चल जाता है कि किसी ने उसके टिप को छुआ, किसी ने उसके ब्रांच को छुआ, किसी ने उसके फ्रूट को तोड़ा, ठीक है। ऑटोमेटिकली प्लांट इसे डिटेक्ट करता है। हाँ, हमारे बॉडी के जैसा या बर्ड जो भी चिड़िया हैं, पक्षी हैं, उनके बॉडी के जैसा वो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करता है, टाइम लगता है। अगर आप आज पानी दिए हो तो तुरंत उसके पत्ते हरे नहीं हो जाएंगे। आज उसे अगर फर्टिलाइजर दिए हो तो तुरंत उसमें फ्रूट नहीं लग जाएगा, तुरंत फ्लावरिंग नहीं होगा। हाँ, टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि केमिकली इंडक्शन हो रहा है, वो बहुत स्लो जा रहा है, वो धीरे 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 करके वो गेन करता है और फिर उसके प्रति रिस्पॉन्स देता है। जो भी स्टिमुलस हम लोग उसे दे रहे हैं, स्टिमुलस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एनी टाइप ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस दे दिया। हाँ, अगर देखिए देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड स्टिमुलस, ये दोनों के बीच में बहुत क्लोज रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हार्मोन सिग्नल। क्लास माइंड इट हियर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, हार्मोन सिग्नल यहाँ से गारंटीड, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जरूर क्वेश्चन इस बार सीबीएसई पूछेगी और गारंटी के साथ पूछेगी इस पार्ट से क्वेश्चन। तो हार्मोन्स इन एनिमल्स, हमारे बॉडी में जितने हार्मोन्स है, मेनली 5-7 हार्मोन्स की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके ग्लैंड्स की बात करेंगे, उनके पोजीशंस की बात करेंगे, वो कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन की बात करेंगे। पोजीशन, लोकेशन, सिक्रेशन एंड फंक्शन, ठीक है। पोजीशन, लोकेशन, सिक्रेशन एंड फंक्शन, ये 4 चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और देन ये टॉपिक फिर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टू द चैप्टर अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में जो थर्ड टॉपिक है आपका वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो इसमें हम लोग मेनली डज ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, क्या ऑर्गेनिज्म अपने जैसा कॉपी एग्जैक्ट क्रिएट करता है। यहाँ पे हम लोग वेरिएशन को जानेंगे। क्यों नहीं आपके चेहरे के जैसा मेरा चेहरा हो गया, या हमारे चेहरे जैसा आपका चेहरा हो जाए। क्यों नहीं आपका चेहरा आपके मम्मी से एकदम कंप्लीट हूबहू कॉपी हो जाए। फूल गोभी को देखो, फूल गोभी का बच्चा फूल गोभी के जैसा, आलू का बच्चा आलू के जैसा, लेकिन आदमी का बच्चा आदमी के जैसा तो है, बट कहीं ना कहीं वेरिएशन है। कहाँ वेरिएशन है? एक्सटर्नल फीचर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में। फिनोटिपिकली, जीनोटिपिकली, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब। दिस इज द फर्स्ट क्लास, तो जस्ट वी आर डिस्कसिंग हियर द सिलेबस। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे बस डिस्कस कर रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं चैप्टर्स का। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स में हम लोग जानेंगे क्यों नहीं क्रिएट करता है, अगर करता है तो कैसे करता है, और नहीं करता है तो क्यों नहीं करता। हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी पर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे फर्दर क्लासेस में। इसके बाद बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का एडवांटेजेस क्या है, अगर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बेटर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, या अच्छा अब गुडनेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, या फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की चर्चा करेंगे, चाहे वो बैंडी फ्यूजन हो, चाहे मल्टीपल फ्यूजन हो, चाहे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में लेयरिंग हो या ग्राफ्टिंग हो, वहाँ पे सिकॉन को यूज करें या स्टॉक को यूज करें, वो सारा कुछ हम लोग वहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर जैसे जैसे हम लोग फर्दर बढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल डिस्कस करेंगे। एनिमल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डायग्राम्स वगैरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उन डायग्राम्स को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, लेवलिंग कर लीजिए, ट्राई टू यूज कोडिंग। देखिए जहाँ कुछ आपको नहीं याद हो रहा है, लोग अक्सर कहते हैं कि बायोलॉजी रटने वाला है, रट लीजिए बायोलॉजी हो जाएगा, नहीं, ये अब कब ये एग्जाम के टाइम में मत कीजिएगा, नहीं तो जब आप कॉपी लिखिए तो कंफ्यूजन होगा, है ना, कि रेनल्स ट्यूब्स था कि रेनल ट्यूब था, ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। तो उन प्रॉब्लम्स को आप नहीं हो, वैसा कंफ्यूजन नहीं हो, तो उस कंफ्यूजन से बचने का सबसे बेटर तरीके है कि आप अच्छे से एक बार कंटेंट को पढ़िए,